यार दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस के जो आपके कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं वो 19 दिसंबर के सारे हो चुके हैं। ये हम पहली पार्ट कर चुके हैं इस शिफ्ट का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम अभी पार्ट 2 के ऊपर देखने वाले हैं। ये टोटल 3 पार्ट की वीडियो है। तीसरा पार्ट थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना भाई, ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि कब वो थर्ड पार्ट अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और ये किन प्रमुख नदियों के संगम द्वारा निर्मित होता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा, जो किस किस रिवर के बेसिन पे होता है। ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर होती है उनके वजह से बनता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा या फिर बंगाल डेल्टा भी कहते हैं, जो भारत और बांग्लादेश के अंदर फैला हुआ है। दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। असमिया भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे और उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विमल मजूमदार। और ये किसके लिए मिला है इनको? कालो मनाहुर देश, यानी कि ये एक उपन्यास है और इसके लिए इनको मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित युवा संसद योजना, राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कौन सी विशिष्ट योजना शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है तरुण सांसद, किशोर सांसद, बाल सांसद या फिर युवा सांसद। तो इसका सही आंसर होगा आपका बाल सांसद। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना के दायरे को बढ़ाते हुए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को जोड़ने के लिए बाल संसद की शुरुआत की है। यह विशेष रूप से कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। किशोर संसद जो होती है वो किसके लिए है? 9 से 12 क्लास के बच्चों के लिए। और तरुण संसद किसके लिए होती है? यह विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल, यानी जिनको हम कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं, उनका आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के अंदर ये आयोजित हुए थे। 19 इनका जो सेशन था ये था 19वां। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। तो जो आपके 19वें राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम थे, इनका आयोजन 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010 तक भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। मस्कट क्या था इसका? एक बाघ था जिसका नाम था शेरा। उद्घाटन इसका किसने किया था? खेलों का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रिंस चार्ल्स ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया था। भारत का प्रदर्शन क्या रहा था इस खेल में? ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। भारत ने कुल 101 मेडल जीते थे, जिसमें से कितने? 38 गोल्ड थे, ठीक है, और 22 सिल्वर और 36 ब्रोंज। मोटो क्या था इसका? कम आउट एंड प्ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीरंदाजी में फ्लैचिंग क्या होती है? इसके आपके ऑप्शन थे मेटल टिप ऑफ द एरो, या फिर फेदर और प्लास्टिक वेन्स अटैच टू द बैक ऑफ द एन एरो, या फिर स्ट्रिंग यूज इन एन एरो, या फिर प्रोटेक्टिव गियर वॉर्न ऑन द आर्म। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीर के पिछले हिस्से नोक के पास जो पंख या प्लास्टिक के ब्लेड लगे होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से फ्लैचिंग कहा जाता है। आमतौर पर ये 3 या अधिक फ्लैचिंग होती हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि
जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो इन्हीं के बर्थडे पे 29 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा इंटरनेट बैंडविड्थ। मॉनिटर की साइज इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वेबकैम का ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी वीडियो कॉल का जो क्वालिटी है उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, स्टेबिलिटी और बैंडविड्थ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली जो बाजार है उसकी विशेषता नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे थे, कुछ बड़े विक्रेता, हाई इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स, डिफिकल्ट बैरियर्स टू एंट्री, या फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। तो इसका आपका सही आंसर होगा ओलिगोपोली किसके लिए होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर आ जाते हैं, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़े सेलर इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हाई इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स भी इसकी स्पेशलिटी है, और डिफ़िकल्ट बैरियर्स टू एंट्री भी इसका सही है। क्या विशेषता नहीं है इसकी, लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर नहीं होते इसमें। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर होंगे तो परफेक्ट कंपटीशन वाली आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी 2025 में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किसने किया है, और यह मुख्य रूप से किसके लिए है, तो इसका जो आपके ऑप्शन दे रखे थे ये थे पीयूष गोयल फॉर लार्ज इंडस्ट्री, निर्मला सीतारमन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जिसको हम एमएसएमई भी कहते हैं, ऑप्शन सी था नरेंद्र मोदी फॉर फार्मर्स, या फिर ऑप्शन डी शांतिकांता दास फॉर स्टार्टअप। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। तो लॉन्च किसने किया, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने 17 फरवरी 2025 को मुंबई में एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या था इसका, इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एमएसएमई को मशीनरी उपकरणों की खरीद के लिए बिना किसी कंट्रोल, बिना कुछ गिरवी रखे ऋण प्राप्त जो प्रदान करना है वो इसकी ऑब्जेक्टिव है। विशेषता देख लीजिए इसकी, ऋण सीमा क्या है इसकी, जो पात्र हैं एमएसएमई के वो 100 करोड़ तक का आपसे ऋण ले सकते हैं। जो इसका गारंटी कवर है वो क्या कहता है, नेशनल क्रेडिट गारंटी इंडस्ट्री NCGTC ऋण देने के लिए संस्थाओं को 60% तक का गारंटी कवर देने का प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत के लोकपाल ऑफ इंडिया न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, या फिर ऑल ऑफ अबोव। इसका आपका ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बाकी अगर ना भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इतना ही याद रखना बस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट रन फिलिप कर्व मुख्य रूप से किन दो आर्थिक चरों के बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो 1958 में फिलिप्स जो आपके अर्थशास्त्री थे AW फिलिप्स, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था, और ये क्या दर्शाता है, जो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी है उसके बीच में उल्टा संबंध ये दिखाता है। जो आपका कौन सा कर्व है, शॉर्ट रन फिलिप कर्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश और किस शासक द्वारा बनाया गया था। इसमें आपके ऑप्शन हैं चोल डायनेस्टी के राजा राजा 1, या फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कृष्णवन, या फिर पल्लव डायनेस्टी के आपके नरसिम्हा वर्मन,
या फिर चालुक्य राजवंश के पुलकेशिन II ने। तो इसका आपका जो आपके राष्ट्रकूट थे ऑप्शन नंबर बी। इसकी कौन सी गुफा के अंदर है ये? 16वीं के अंदर कैलाश मंदिर स्थित है, जो 8वीं शताब्दी में लगभग 756 से 773 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। इसमें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा ये बनवाया गया था। शैली कौन सी है इसकी? द्रविडियन स्टाइल शैली है और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये फैक्ट आप याद रखना। इसका आकार कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। जनवरी 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 2024? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा जो आपके अनिल जी हैं, अनिल कुमार लोहाटी। ये आपके इसके सही ऑप्शन होंगे, जिन्होंने कब कार्यभार संभाला? 29 जनवरी 2024 को। कार्यकाल इनका क्या था? इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि यानी या फिर 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक, जो भी पहले होगी, तक की गई है। इनके फिर जो प्रीडिसेसर हैं उन्होंने पीडी वोगला का स्थान लिया, जिनका कार्यालय सितंबर 2023 में समाप्त हो गया था। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सांसद बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका लोकसभा के लिए आपकी 25 होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए आपकी 30 होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। और जो आपकी मतदान की आयु है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये अभी 18 वर्ष है, जो कब चेंज हुई थी? 61वें संशोधन 1989 के द्वारा। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, पहली वाली शिफ्ट में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना कि 61वें संशोधन में 1989 में इसकी आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। इसके अलावा पंचायत और नगर पालिका के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? वो 21 साल होती है। ई बैंकिंग में ऑनलाइन लेन देन के सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा OTP। इसीलिए OTP हमें किसी भी अनजान आदमी को नहीं बतानी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1950 से 1960 के दशक के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कौन सी मुख्य रणनीति अपनाई थी? तो भाई इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयात प्रतिस्थापन और अंतर्मुखी व्यापार नीति, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। और जो आपकी एक LPG करके भी जो हमने LPG रिफॉर्म आए थे, उसके बारे में भी आपको जानना है। ये कब आए थे ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इस टाइम पे जो कौन आपके प्रधानमंत्री थे और कौन आपके वित्त मंत्री थी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत सरोवर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की थी। लक्ष्य क्या है इस मिशन का? इस मिशन का लक्ष्य है जो आपके आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, इसके हिस्से पे हर भारतीय जिले के अंदर कम से कम 75 अमृत सरोवर या फिर तालाब बनाना या फिर उनका कायाकल्प करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें कौन कौन सी सूचियां शामिल हैं? आपके ऑप्शन दे रखे थे और तो इनका आपका 7 शेड्यूल के अंदर पूछा गया था। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, पावर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। इनके बारे में हम जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच
विधायी शक्तियों का और कार्यों का आवंटन को प्रभावित करती है। 2025 में यह भारत के संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर की आधार बनी हुई हैं। 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर कितने विषय आते हैं? 100 विषय आते हैं। राज्य के अंदर 61 आते हैं और कंकरेंट के अंदर 52 आते हैं। और जो आपके राष्ट्रीय महत्व के होते हैं वो सारे यूनियन के अंदर आते हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग। स्टेट के अंदर पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, दारू बेचने के। कंकरेंट के अंदर शिक्षा, वन, विवाह और तलाक जैसे मामले आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो इसके मेरे को ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, लेकिन हम देख लेते हैं कि ब्रिक्स के कौन कौन से देश सदस्य हैं। बाकी जो नहीं रहेंगे वो आप कर लेंगे। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके 5 संस्थापक देश थे। उसके बाद 2024-25 के अंदर इसका विस्तार हुआ। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के ऐतिहासिक विस्तार हुआ। इसके अंदर ईरान, इथोपिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए। सऊदी अरब ने भी इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण स्वीकार किया है। 2025 के सम्मेलन में शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया, जहां समूह ने पार्टनर कंट्रीज की एक नई श्रेणी शुरू कर दी है। उद्देश्य क्या है इसका? इस समूह का उद्देश्य विकसित देशों के प्रभुत्व वाली वैश्विक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देना है और विकासशील देशों के हितों में रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वॉज इंडियाज टोटल मेडल परफॉर्मेंस रैंक इन मेडल टैली एट 19th एशियन गेम्स? ये हम कर भी चुके हैं, ये देख लीजिए। भारत ने को टोटल 107 पदक जीते थे, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। इसके साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौसा का युद्ध किस वर्ष और किन 2 शासकों के बीच लड़ा गया? ऑप्शन है आपके 1526, 1539, 1556 या फिर 1540। तो चौसा का युद्ध जो था आपका वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 1539 के अंदर लड़ा गया था। लोकेशन क्या थी इसकी? यह आधुनिक बिहार के बक्सर जिले में कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ। अपोनेंट्स कौन कौन थे? मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसे शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की निर्णायक जीत हुई। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित गंगा के अंदर कूद गया, जहां पे एक नाविक ने उनकी जान बचाई। महत्व क्या है इसका? इस जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए। इससे ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज के बिलग्राम में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को भारत छोड़ के जाने पे मजबूर कर दिया और दिल्ली में सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर, ये हम बात कर रहे थे 1991 के अंदर नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो इसका जैसे कि हमने बता ही दिया है एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर 1991 के अंदर भारत के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट से भारत जूझ रहा था। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये जो आर्थिक सुधार थे ये किए गए एलपीजी मॉडल के ऊपर। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन। आज के लिए इतना ही, मेरे को इतने ही क्वेश्चन मिल पाए। जो इसका पार्ट 3 है वो मैं सुबह अपलोड कर दूंगा, और अगर हो पाएगा तो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। जिसका भी पेपर है भाई, ऑल द बेस्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे 2 वीडियो आ रही होंगी, उनको आप देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।